नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं आज के मुख्य समाचार। बीदर के जामिया मस्जिद में माह रमजान के आखिरी जुमे के दिन जमीयतुल विदा की नमाज अदा की गई। पार्टी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए एआईसीसी का नया फॉर्मूला, केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार। डीआरआई का कहना है कि रान्या राव ने पहले 14.56 किलोग्राम सोने की तस्करी की थी। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को उत्तरी कर्नाटक में हार का अंदाजा नहीं, बसवनगुट पाटिल यत्नाल। असदुद्दीन ओवैसी अलविदा जुम्मा पर वक्फ बिल के खिलाफ काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन में हुए शामिल। पीएम मोदी ने म्यांमार और थाईलैंड में आए भीषण भूकंप पर जताई चिंता, हर संभव मदद का किया आश्वासन। अब समाचार विस्तार से। आज शुक्रवार 28 मार्च को बीदर के ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में माह रमजान के आखिरी जुमे के दिन जमीयतुल विदा की नमाज अदा की गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों से आग्रह किया कि वे वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ विरोध में रमजान के आखिरी शुक्रवार को जुमे की नमाज के लिए जाते समय अपने दाहिने हाथ पर काली पट्टी बांधे। आए हुए नमाजियों ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर अपने बाएं हाथ पर काली पट्टी बांधकर वक्फ बिल का विरोध किया। जमीयतुल विदा की नमाज में भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे और नमाज अदा की। कैमरामैन महेश का कवरेज। कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा कि पार्टी देश में पार्टी को मजबूत करने के लिए एक नया फॉर्मूला लेकर आई है। दिल्ली में हो रही जिला अध्यक्षों की बैठक के दौरान केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने शुक्रवार को मीडिया से अपनी प्रतिक्रिया दी। होटल क्लब अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, महल शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष और सभी जिला कांग्रेस अध्यक्षों की बैठक हुई। उन्होंने कहा कि पार्टी सरकार से बड़ी है, इसीलिए आलाकमान के नेताओं ने जिला अध्यक्षों को एक विशेष कार्यक्रम दिया है। शिव कुमार ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटियां अधिकृत करने, सोशल मीडिया पर निगरानी रखने, पार्टी संगठन की देखभाल आदि के बारे में प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने देश में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए एक नया फॉर्मूला निकाला है। उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने इस योजना को जोड़ा है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी की आलोचना करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 400वीं यात्रा के दावे का बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पार्टी के दो सहयोगी इस पर सहमत हैं। नई दिल्ली में दिल्ली जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को संबोधित करते हुए खड़गे ने एकता और रणनीति पर ध्यान केंद्रित करते हुए राज्य स्तर पर चुनाव के महत्व पर चर्चा की। खड़गे ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें यह याद रखना चाहिए कि हम राज्य में चुनाव के लिए रणनीति के साथ मिलकर काम करते हैं। हमारा गठबंधन मजबूत है, लेकिन सत्ता के बिना हम इसे लागू नहीं कर सकते। खड़गे ने कई राज्यों में आगामी चुनाव से पहले राज्य स्तर पर मजबूत पोर्टफोलियो की आवश्यकता पर चर्चा की। अगले साल मार्च-अप्रैल 2026 असम, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु में चुनाव होंगे। अभिनेत्री रान्या राव से जुड़े सोने की तस्करी मामले की जांच कर रही डीआरआई ने पाया है कि उसने पहले भी करीब 14.56 किलोग्राम सोना तस्करी किया है, जिसमें साहिल सकारिया जैन ने भारत में इसे बेचने में उसकी मदद की। केंद्रीय एजेंसी ने दावा किया कि इससे सरकारी खजाने को 4.45 करोड़ रुपए का सीमा शुल्क का नुकसान हुआ है। एक सूत्र ने बताया कि तीसरा आरोपी जैन कथित तौर पर भारत में तस्करी किए गए सोने को बेचने और हवाला लेन देन में मदद करने में शामिल था। वह सोने को ठिकाने लगाने की योजना में शामिल था, जिसे 3 मार्च को रान्या से जब्त किया गया था। रान्या ने अपने दुबई फोन नंबर के जरिए जैन से संपर्क किया था और सोने को ठिकाने लगाने के बारे में बातचीत की थी। वह तस्करी सिंडिकेट में एक महत्वपूर्ण कड़ी है और जांच में पता चला है कि बुधवार को गिरफ्तार होने से पहले उसने 2 बार रान्या की मदद की थी। सूत्रों ने आगे बताया कि रान्या ने पहले भी कई मौकों पर भारत में सोने की तस्करी की है। ऐसे ही एक मामला 11 जनवरी का है, जब उसने 14.56 किलोग्राम सोने की तस्करी की थी, जिसकी कीमत 11.55 करोड़ रुपए से अधिक थी। जैन ने उसे बेचने में मदद की, जिससे 4.46 करोड़ रुपए का सीमा शुल्क का नुकसान हुआ। भाजपा से 6 साल के लिए निष्कासित किए जाने के एक दिन बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और विजयपुरा के विधायक बसवनगुट पाटिल यत्नाल ने कहा कि पार्टी हाईकमान को उत्तर कर्नाटक में अपनी हार का अंदाजा नहीं है, जहां उसका मतदाता आधार बहुत मजबूत है, खासकर पंचमसाली लिंगायत। यत्नाल को पार्टी अनुशासन का उल्लंघन करने के कारण पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। यत्नाल ने एक्स में कहा कि पार्टी ने समायोजन की राजनीति को नजरअंदाज किया, जिसके परिणाम स्वरूप शिगांव में उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार की हार हुई है, जो पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई के पास था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की नीतियों का आक्रामक तरीके से मुकाबला करने में पार्टी की विफलता के कारण उपचुनाव में उसकी हार हुई, जिसे आलाकमान ने आसानी से नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा, अगर सुधार नहीं किए गए तो अंदरूनी कलह, अंतर्विरोधी भावनाएं और समायोजन की राजनीति पार्टी को कर्नाटक में नए निम्न स्तर पर ले जाएगी। उन्होंने कहा कि वह राष्ट्र प्रथम, पार्टी बाद में, स्वयं अंत में के सिद्धांत का अक्षरशः पालन और कार्य करना जारी रखेंगे।
रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि राज्य में नंदिनी दूध और दही के दाम में 4 रुपए की बढ़ोतरी निंदनीय है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा, अगस्त 2023 में 3 रुपए, जून 2024 में 2 रुपए, मार्च 2025 में 4 रुपए की बढ़ोतरी करके सरकार रावण के 10वें अवतार की तरह काम कर रही है, जो एक हाथ से देता है और 10 हाथों से ले लेता है। उन्होंने कहा, यह कन्नड़ लोगों के लिए मौत की सजा है। अब सभी को 36 रुपए प्रति यूनिट मिल रहा है। दूध और बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी निंदनीय है। बहाना किसान है, मुनाफा केएमएफ के लिए है। आप इस पैसे का क्या करेंगे? क्या आप इसे किसानों को ट्रांसफर करेंगे या केएमएफ इसे रखेगा? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा मुसलमानों से अलविदा जुम्मा के अवसर पर नमाज अदा करते समय वक्फ विधेयक के विरोध के रूप में काली पट्टी पहनने का आह्वान किया गया, जिसे महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया मिली। लखनऊ, हैदराबाद और अन्य शहरों में शुक्रवार की नमाज अदा करते हुए कई लोग बाएं हाथ पर काली पट्टी पहने देखे गए। हैदराबाद में एआईएमआईएम प्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी, जो वक्फ बिल पर जेपीसी का हिस्सा है, शुक्रवार को नमाज अदा करते समय काली पट्टी पहनकर प्रतीकात्मक विरोध में शामिल हुए। हैदराबाद के दृश्यों और ओवैसी के साथ सैकड़ों लोगों को नमाज अदा करते हुए काली पट्टी पहने देखा गया। नमाज से पहले क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए शहर के कुछ हिस्सों में पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया। एआईएमपीएलबी के सदस्य खालिद रशीद फरंगी महली ने लखनऊ में एएनआई को बताया कि प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक पर एआईएमपीएलबी और अन्य मुस्लिम संगठनों ने समिति के समक्ष अपनी राय रखी थी। इस संशोधन पर हम सहमत नहीं हैं। वक्फ एक मुस्लिम मामला है और इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए ताकि वक्फ संपत्तियां खतरे में न पड़े। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष वक्फ बोर्ड में प्रस्तावित बदलाव पर आपत्ति जताई थी, लेकिन उनकी आपत्तियों पर विचार नहीं किया गया। खालिद राशिद फरंगी महली ने कहा, हमने बताया था कि वक्फ के अंतर्गत 90% संपत्तियां मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान की हैं, लेकिन हमारी बातों पर विचार नहीं किया गया। इस मुद्दे पर एआईएमपीएलबी ने देशव्यापी विरोध शुरू किया है, जिसमें सभी से अलविदा जुम्मे के दिन काली पट्टी बांधकर विरोध जताने और नमाज पढ़ने की अपील की गई। तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने 3 भाषा नीति और परिसीमन के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। अब मशहूर फिल्म अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके ने भी इनके विरोध में प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रस्ताव में वक्फ संशोधन विधेयक का भी विरोध किया गया। इसे लेकर टीवीके की बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि वे केंद्र सरकार से वक्फ संशोधन विधेयक को वापस लेने की अपील करेंगे। 3 भाषा नीति का विरोध करते हुए टीवीके ने कहा, पार्टी 2 भाषा नीति के प्रति समर्पित रहेगी और नई शिक्षा नीति के तहत 3 भाषा नीति का विरोध करती है। यह नीति संघवाद की भावना के खिलाफ है और टीवीके के सभी भी भाषा को इस तरह के थोपे जाने को बर्दाश्त नहीं करेगी। परिसीमन को लेकर टीवीके ने कहा कि प्रस्तावित परिसीमन जरूरी नहीं है, क्योंकि इससे दक्षिणी राज्यों में लोकसभा की सीटें घट सकती हैं। टीवीके प्रमुख विजय ने कहा, परिसीमन के जरिए केंद्र सरकार तमिलनाडु की लोकसभा सीटें घटाने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री जी, जब आपने एक देश एक चुनाव की बात कही थी, तब से ही आपकी योजना समझते हैं श्रीमान, तमिलनाडु को लेकर संभल कर कदम उठाएं। तमिलनाडु ऐसा राज्य है जिसने कई बार अपनी ताकत का एहसास कराया है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि श्रीमान की संभल कर
कदम उठाए। टीवीके ने श्रीलंकाई नौसेना द्वारा तमिलनाडु के मछुआरों की गिरफ्तारी का भी मुद्दा उठाया और प्रस्ताव में इस मुद्दे के स्थायी समाधान की मांग। पार्टी ने मछुआरों का समर्थन किया। प्रस्ताव में कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी के तमिलनाडु के मछुआरों को भी गुजरात के मछुआरों की तरह समझना चाहिए और मछुआरों की समस्या का स्थायी समाधान निकालना चाहिए। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को म्यांमार और थाईलैंड में भीषण भूकंप के कारण उत्पन्न स्थिति पर चिंता जताई। पीएम मोदी ने कहा कि इस घड़ी में भारत दोनों देशों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। दक्षिण पूर्व एशिया में शुक्रवार को 2 भीषण भूकंप आए, जिससे थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और पड़ोसी देश म्यांमार में इमारतें हिल गई। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। शुरुआती खबरों के अनुसार अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और जर्मनी के GFZ भूविज्ञान केंद्र ने बताया कि दोपहर को यह भूकंप 10 किलोमीटर 6.2 मील की गहराई पर आया। इसको केंद्र पड़ोसी देश म्यांमार में था। इसके 12 मिनट बाद 6.4 तीव्रता का दूसरा भूकंप आया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा, म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के मद्देनजर पैदा हुई स्थिति से चिंतित हूं। सभी की सुरक्षा और भलाई के लिए प्रार्थना करता हूं। भारत हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि इस संबंध में भारतीय अधिकारियों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। विदेश मंत्रालय से म्यांमार और थाईलैंड की सरकारों को संपर्क में रहने को भी कहा गया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। चुनाव में मिली बुरी हार के बाद अब केजरीवाल और अन्य के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। ये एफआईआर सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम के कथित उल्लंघन की शिकायत पर दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की है और बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दिल्ली पुलिस द्वारा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम के कथित उल्लंघन को लेकर दर्ज शिकायत पर दर्ज एफआईआर के मामले में सुनवाई की तारीख भी सामने आ गई है। इस मामले में कोर्ट में अगली सुनवाई 18 अप्रैल को निर्धारित की गई है। दरअसल ये पूरा मामला करीब 5 साल पुराना है। साल 2019 में द्वारका में बड़े होर्डिंग लगाकर कथित तौर पर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। अब दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और कोर्ट को इस बारे में सूचित भी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में राजस्व विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने अचानक हमला बोल दिया। गांव के लोगों ने राजस्व टीम के कर्मचारियों और अधिकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। घटना का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि ग्रामीण राजस्व अधिकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। राजस्व अधिकारियों के साथ कुछ पुलिसकर्मी भी उनकी सुरक्षा के लिए गए थे, लेकिन गांव के लोगों की तुलना में पुलिसकर्मियों की संख्या इतनी कम थी कि पुलिस वालों भी बेबस नजर आए और अधिकारियों के साथ भागकर अपनी जान बचाई। ग्रामीणों के इस हमले के लेखपाल में राजस्व निरीक्षण गंभीर रूप से घायल हो गए। नायब तहसीलदार की तहरीर पर 5 नामजद और 10 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। पूरा विवाद गौशाला की जमीन की मपाई को लेकर हुआ। ग्रामीण ने गौशाला की पैमाइश की विरोध किया, लेकिन राजस्व विभाग की टीम पैमाइश पर अड़ी रही। इसके बाद ग्रामीण भड़क गए और राजस्व विभाग के अधिकारियों की पिटाई शुरू कर दी। जान बचाने के लिए अधिकारी भागे, लेकिन भीड़ ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। किसी तरह राजस्व टीम और पुलिसकर्मी मौके से जान बचाकर भागने में सफल रहे।
दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यायाधीश यशवंत वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए कर दिया है। जस्टिस वर्मा के तबादले की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने की थी। शुक्रवार को जारी एक सरकारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है। विधि मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर उनका स्थानांतरण इलाहाबाद हाईकोर्ट में करने की घोषणा की। इस महीने के शुरू में जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास में आग लग गई थी। उनके आवास के स्टोर रूम से बड़े पैमाने पर जले हुए नोट के बंडल बरामद हुए। इसके बाद से जस्टिस वर्मा विवादों में आ गए थे। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने जस्टिस वर्मा से न्यायिक कार्य वापस ले लिया था। जस्टिस वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट में किए जाने का वहां के वकीलों द्वारा विरोध कर रहे हैं, इसीलिए वो पिछले 4 दिनों से हड़ताल पर है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने इस सप्ताह की शुरुआत में जस्टिस वर्मा का स्थानांतरण करने की सिफारिश की थी। कॉलेजियम ने कहा था कि यह कदम होली की रात जस्टिस वर्मा के अधिकारी को आवास की आग और कथित तौर पर नकदी मिलने के मामले में आंतरिक जांच के आदेश से अलग है। जस्टिस वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट में किए जाने का वहां के वकील विरोध कर रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहा है। वकीलों की हड़ताल की वजह से पिछले 4 दिनों से इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायिक कामकाज ठप है। अदालत का फोटो आइडेंटिफिकेशन सेंटर पिछले 4 दिनों से बंद है। इस वजह से नए मुकदमे दाखिल नहीं हो पा रहे हैं। जस्टिस वर्मा मूल रूप से प्रयागराज के ही रहने वाले हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट से ही उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट भेज दिया गया था। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। इसमें माह रमजान के आखिरी जुमे के दिन जमीयतुल विदा की नमाज अदा की गई। पार्टी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए एआईसीसी का नया फॉर्मूला, केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार। डीआरआई का कहना है कि रान्या राव ने पहले 14.56 किलोग्राम सोने की तस्करी की थी। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को उत्तरी कर्नाटक में हार का अंदाजा नहीं, बसवनगुट पाटिल यत्न। असदुद्दीन ओवैसी अलविदा जुम्मा पर वक्फ बिल के खिलाफ काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन में हुए शामिल। पीएम मोदी ने म्यांमार और थाईलैंड में आए भीषण भूकंप पर जताई चिंता, हर संभव मदद का किया आश्वासन। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।